अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें मुझे कहा कि वीडियो बनाएं, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का नाम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये वीडियो ख़ास तौर पे इंटरेस्ट उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नोन केस हैं डाउन सिंड्रोम के, यानी जिन्हें डाउन सिंड्रोम डायग्नोस किया गया। डाउन सिंड्रोम बेसिकली हम एक सिंपल लैंग्वेज में वो मंगोलियन चेहरे जिन्हें कहते हैं कि जिनके बड़े पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं वो इन बच्चों में पाए जाते हैं, जिनमें अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो उसमें लो सेट ईयर्स, यानी अगर हम कानों के लेवल की बात करेंगे तो आंखों के लेवल से कान उनके काफ़ी नीचे यहाँ करके होते हैं। उसके अलावा उनका डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज, यानी ये जो नाक का ये जो ब्रिज है ये काफ़ी डिप्रेस्ड होता है। और अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ हम एक टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन आइज़ जो है वो इस शेप में ऊपर की तरफ गई होती हैं। इसके अलावा और इन लोगों में डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिसमें एपिकेंथल फोल्ड होता है, यानी आंखों के ऊपर एक पर्दा सा इस तरीके से आया होता है। और अगर उनके हाथ की बात करें तो यहाँ पर हमारी दो डिफरेंट लकीरें हैं, उनकी एक सिंगल लकीर हो सकती है। या उसके अलावा पैरों की बात करें तो उनकी जो बिग टो और जो बाकी टोज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा, जिन्हें सैडल साइन कहता है, वो इन बच्चों में हो सकता है। इसके अलावा इनमें डिफरेंट एसोसिएशंस हो सकते हैं, यानी इन बच्चों में कानों का मसला हो सकता है, इन बच्चों को सुनाई का इशू हो सकता है, इन बच्चों में आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, इन बच्चों को दिल का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा इन बच्चों में जो है गंदम की एलर्जी हो सकती है, इन बच्चों में थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, इन बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, और पैदाइश के टाइम पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, यानी कि जो खुराक की नाली है वो बंद भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम है जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे में पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम की अगर जनरली बात की जाए तो 1 in 733 जो है वो इसका इंसिडेंस है, यानी 733 बच्चों में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे वालदा की उम्र ज़्यादा होती जाती है उस तरह डाउन सिंड्रोम के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी एक माँ जो है वो 40 साल की उम्र में एक अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है तो चांसेस ये हैं कि उसके तकरीबन 20 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में या ये बच्चे में आता कैसे है। ये जेनेटिक इसकी इनहेरिटेंस होती है। 3 डिफरेंट तरह की जो है वो ट्रांसफ़र होती है बच्चे के अंदर आ सकती है, जिसमें एक नॉन डिसजंक्शन एक टर्म है जो कि मोस्ट कॉमन है, दूसरे नंबर पे ट्रांसलोकेशन है, और तीसरे नंबर में मोज़ाइक पैटर्न हो सकता है। उसके तरीके बच्चे में ट्रांसफ़र। जब भी किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हो जाता है तो उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग। वो कैरियोटाइपिंग हम एक टेस्ट करवाते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि जीन्स में किस तरह की तब्दीली आई है। उसमें एक अगर पर्टिकुलर पैटर्न आ जाए तो हम वालदैन का वो टेस्ट करवाते हैं ताकि हम देख सकें कि वालदैन में क्या वो तब्दीली पाई जा रही है कि नहीं। और अगर वालदैन में ये तब्दीली पाई जाए तो हमें पता चल सकता है कि अगली जनरेशन में या अगले बच्चे में कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अब डाउन सिंड्रोम के लिए इंपॉर्टेंट जो एडवाइस पेरेंट्स को करने के लिए वो ये है कि जब भी आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम का डायग्नोस केस बन जाता है तो उसमें डेवलपमेंटल डिलेज आना शुरू हो जाते हैं, यानी वो बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आम बच्चों की निस्बत पीछे होता है। उसमें स्पीच डिले भी हो सकता है, उसमें बच्चे की इंटेलिजेंस भी पीछे हो सकती है। नॉर्मली ये बच्चे अच्छा सोशलाइज करते हैं लेकिन स्पीच डिले की वजह से इनकी सोशलाइजेशन अफेक्ट हो सकती है। इनका मोटर डिले हो सकता है, यानी ये चलना फिरना बैठना देर से शुरू कर सकते हैं, और जो छोटे काम हैं जिस तरह लिखने वाला काम या बटन बंद करना या जिप बंद करना, इस तरह के कामों में इन बच्चों में डिले आ सकता है। डाउन सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इनकी एसोसिएशन, यानी डाउन सिंड्रोम के बच्चे में कोई और प्रॉब्लम या कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर इन बच्चों में कोई और प्रॉब्लम, यानी कोई दिल का मसला हो या पेट का कोई मसला हो किसी किस्म का, या कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो तब जाके इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अदरवाइज़ डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोशलाइज करते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब इन बच्चों से आती है, और बड़े अच्छे सिंसियर बड़े होते हैं अपने ये रिलेशनशिप में। तो इन बच्चों पे मेहनत करके, इनकी डेवलपमेंटल थेरेपी करके, इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी देकर इन बच्चों को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है और मुआशरे का एक अहम और यूज़फुल जो है वो शख्सियत बनाया जा सकता है इन बच्चों को। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डाउन सिंड्रोम के लिए ये है कि एंटीनेटल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हमल के दरमियान कुछ ऐसे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं कि वो करवाए जाएं
تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے میں ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں، جس میں شروع کے 3 مہینے میں کروائے جانے والا ٹیسٹ جسے نکل ٹرانسلوسنسی کہتے ہیں، جو کہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم کچھ نیک کے پیچھے میجرمنٹ دیکھتے ہیں اسکن کی، وہاں سے ہمیں 70% آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہوگا نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور فردر ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں جو کہ 2nd ٹرائمیسٹر میں بچے پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، جس سے ڈاؤن سنڈروم کا ڈائگنوسس جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو معاشرے کا حصہ سمجھنا چاہیے، ان پہ محنت کر کے ان بچوں کو مشکلات سے بچانا چاہیے، ان کی جو ہے ان کو ڈفرینٹ طرح کی ووکیشنل ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ یہ بچے جو ہیں اپنی زندگی میں اپنا رول، اپنی لائف انڈیپینڈنٹ گزار سکیں۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان بچوں کو ڈائگنوسس بننے کے فوراً بعد پراپر تھیراپی دینی چاہیے تاکہ یہ ڈاؤن سنڈروم اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ کمپلیکیشنز ہیں اس سے بچ سکیں۔ تھینک یو۔